हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में आज अपन डील करने जा रहे हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट वाइटल साइन में गिना जाता है और आपके जो मेनली वाइटल साइन होते हैं उसमें वाइटल साइन ब्लड प्रेशर है वो आपका एक वाइटल साइन होता है और वाइटल साइन में आता है आपका टी, पी, आर और बीपी। मेनली जो आता है वो आपका टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी आता है। ये मेनली आपके चार वाइटल साइन होते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि फिफ्थ वाइटल साइन, तो फिफ्थ वाइटल साइन पेन को माना गया है या पेन को कंसिडर किया गया है। जबकि अगर पूछा जाता है कि इमरजेंसी में फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होगा, तो इमरजेंसी में फिफ्थ वाइटल साइन होता है प्यूपिलरी रिएक्शन। जो प्यूपिलरी रिएक्शन होती है वो फिफ्थ वाइटल साइन माना जाता है इमरजेंसी में। और नॉर्मली कंडीशन में पूछा जाए कि फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होता है, तो पेन को फिफ्थ वाइटल साइन कंसीडर किया गया है। लेकिन पूछ लिया जाए कि अगर आपका इमरजेंसी कंडीशंस में या इमरजेंसी में फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होगा, तो फिफ्थ वाइटल साइन होगा वो आपका होता है प्यूपिलरी रिएक्शन। तो वाइटल साइन में टीपीआर और बीपी आता है, लेकिन फिफ्थ वाइटल साइन और फिफ्थ वाइटल साइन होता है वो मेनली आपका जो कॉमनली पेन को कंसीडर किया गया है। लेकिन पूछ लिया जाए कि फिफ्थ वाइटल साइन इन प्रेगनेंस इमरजेंसी में अगर फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होगा, तो प्यूपिलरी रिएक्शन आपको आंसर देना होता है। प्यूपिलरी रिएक्शन होती है वो आपका फिफ्थ वाइटल साइन होगा। अगर इमरजेंसी की बात पूछ ले तो आपका फिफ्थ वाइटल साइन होगा प्यूपिलरी रिएक्शन होती है। जबकि नॉर्मली पूछा जाए कि फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होता है, तो पेन को आपका फिफ्थ वाइटल साइन कंसीडर किया जाता है। तो मेनली अपन डील करते हैं आज ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड की वेसल्स पर या ब्लड वेसल्स पर लगाया गया जो प्रेशर होता है उसे ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। यानी कि ब्लड के द्वारा ब्लड की वेसल्स पर लगाए जाने वाला जो दाब या प्रेशर होता है उसे ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स इज नोन एज द या वॉल ऑफ द आर्टरी इज नोन एज द ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाएगा। और ब्लड प्रेशर होता है वो मेनली आपका आर्टरी पर लगाए जाने वाला ब्लड का दबाव होता है या ब्लड का प्रेशर होता है, उसे ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब ब्लड प्रेशर में टू टाइप का ब्लड प्रेशर होता है। वो मेनली आपका टू टाइप को देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट ब्लड प्रेशर होगा वो सिस्टोलिक होता है एंड सेकंड वन होता है डायस्टोलिक। तो जो फर्स्ट पे आएगा सिस्टोलिक। अब टू टाइप का होता है ब्लड प्रेशर। फर्स्ट होता है सिस्टोलिक बीपी एंड सेकंड वन पे आता है डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी का मतलब होता है कि जब भी आपका सिस्टोलिक बीपी का मतलब होता है कि जब भी आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका ऑर्टिक वाल होगा ओपन होगा। और ऑर्टिक वाल जब ओपन होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो आर्टरी होती है उसकी ब्लड वेसल्स पर जो दबाव डाला जाता है या ब्लड के द्वारा आर्टरी की वाल पर वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि यानी कि मिनिमम प्रेशर होगा जब आपका हार्ट होगा या वेंट्रिकल्स होते हैं वो रिलैक्सेशन यानी कि रिलैक्स अवस्था में या डायस्टोलिक फेज में होते हैं। उस दौरान जो मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है आर्टरी के ऊपर ब्लड के द्वारा, आर्टरी के ऊपर जब वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन की अवस्था में होते हैं उस दौरान जो प्रेशर लगाया जाता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं।
अब है डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर, और तीसरे नंबर पे इनका दोनों के बीच का गैप होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पल्स प्रेशर किसे कहते हैं, तो पल्स प्रेशर एंड दूसरे नंबर पे आती है आपका पल्स डेफिशिएट। ये दोनों एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पल्स प्रेशर किसे कहते हैं, तो पल्स प्रेशर दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी के बीच का जो गैप होता है, उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसे पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं। जबकि पल्स डेफिशिएट का मतलब होता है कि जो रेडियल आर्टरी और एपिकल आर्टरी और रेडियल आर्टरी के बीच का जो डिफरेंस होता है या अंतर होता है, उसे पल्स डेफिशिएट के नाम से जानते हैं। जबकि सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी के बीच का जो अंतर होता है उसको आपको पल्स प्रेशर के नाम से जाना जाता है। तो पल्स प्रेशर का मतलब होता है पीपी। पीपी मतलब पल्स प्रेशर, और पल्स प्रेशर का मतलब होगा सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक बीपी। अगर सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक को माइनस करने के बाद जो आपका उत्तर आएगा वो आपका पल्स प्रेशर कहलाता है। अब नॉर्मली वैल्यू होती है सिस्टोलिक बीपी की वो 120 बाई 80 mm ऑफ Hg। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है 120 बाई 80 mm ऑफ Hg होगा। सिस्टोलिक होता है इसमें से 120 mm ऑफ Hg में इसकी वैल्यू होती है। जबकि मैं बात करूं डायस्टोलिक, तो डायस्टोलिक होता है 80 mm ऑफ Hg, और इसकी जो अलग अलग वैल्यू या अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग बीपी देखने को मिलता है, तो सिस्टोलिक बीपी होगा 120 होता है, या मैं बात करूं कि 163 बाई 109 सेंटीमीटर ऑफ S2O। यानी कि अगर मैं बात करूं कि सिस्टोलिक बीपी 120 बाई 80 mm ऑफ Hg होता है, या बात करूं कि 163 बाई 109 यानी 163 बाई 109 होगा, तो वो होगा आपका सेंटीमीटर ऑफ S2O में। या बात करूं मैं केपीए की, तो किलो पास्कल, और किलो पास्कल में होता है 16 बाई 11 केपीए किलो पास्कल। देखिए 3 यूनिट होती है इसको भी ब्लड प्रेशर को मेजर करने की। जो फर्स्ट यूनिट होती है वो होती है आपकी 120 बाई 80 mm ऑफ Hg, जो कि नॉर्मली सभी जगह आपको यूज की जाती है। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका केपीए में कितना होगा, तो 16 केपीए, और 1 केपीए का मतलब होता है 1 केपीए, और 1 केपीए में आपकी 7.5 mm ऑफ Hg होती है। जबकि बात करूं आपका 160 बाई 163 बाई 109 सेंटीमीटर ऑफ S2 और 1 mm ऑफ Hg में इक्वल टू 1.36 सेंटीमीटर ऑफ S2O, ये आपका वैल्यू देखने को मिलती है। तो 163 से 109 सेंटीमीटर S2O होगा, 16 बाई 11 केपीए होगा। 1 केपीए का मतलब होता है 7.5 mm Hg। जब आप 7.5 mm को मल्टीप्लाई करोगे या आप डिवाइड 7.5 में जब आप 120 में 7.5 को भाग दोगे, तो 120 में जब 7.5 का भाग दोगे तो 16 आएगा, और 80 में जब 7.5 का भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं तो 11। तो आपका 1 किलो पास्कल में 7.5 mm ऑफ Hg ये देखने को मिलता है। अब आपको असेसमेंट ऑफ बीपी, आप बीपी का असेसमेंट करना है। बीपी का असेसमेंट कैसे करते हैं, अगर कोई पर्सन है तो उसको बोलना है जो आपका सुट्टा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, पान, सुपारी जो भी लेता है उसे कहना है कि उसको कम से कम आपको 30 मिनट पहले ऐसा कोई भी धूम्रपान नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, सुट्टा नहीं खींचना है। तो ये आपने बोल दिया उसको। जब भी अब पर्सन होगा, अगर कोई पर्सन आपके पास चलकर आया है तो उसको 5 मिनट उसको रेस्ट करवाना होता है। पेशेंट को आपको मेनली सिटिंग पोजीशन में उसका ब्लड प्रेशर लेते हैं, सीटिंग में ले सकते हैं, या पर्सन को आपको सुपाइन लिटा करके उसका थोड़ा सा जो हेड एंड एलिवेशन करके उसका बीपी मेनली नॉर्मली लिया जा सकता है। अब जब भी आपने बीपी लोगे, बीपी कप बांधना है। बीपी कप को आप 3 जगह से बीपी मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज आप
जो आपकी जो आर्म होती है अपर आर्म में ले सकते हैं। और जब आप अपर आर्म से अगर बीपी कप अप्लाई करोगे तो उसमें मेनली जो आर्टरी यूज करेंगे वो ब्रेकियल आर्टरी होगी, और ब्रेकियल आर्टरी होती है एंटीक्यूबाइटल फोसा में पाई जाती है। अगर आप थाई से यूज करते हैं, अगर आपने बीपी कप थाई में लगाया या थाई से बीपी ले रहे हैं, तो आपको जो आर्टरी होगी वो आपकी पोप्लिटियल आर्टरी, जो कि आपके नी के पीछे जो पोप्लिटियल फोसा होता है वहां पर पोप्लिटियल आर्टरी पाई जाती है, वो उस आर्टरी को यूज करना होता है ऑस्कल्टेशन के लिए। और जब आप एंकल से बीपी लेते हैं तो वहां पर डोर्सलिस पेडिस जो आर्टरी होगी, डोर्सलिस पेडिस या पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, यानी कि जब भी आप एंकल से अगर बीपी मेजर करते हैं तो वहां पर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी को यूज किया जाता है। ये तीनों साइड पे आप मेजरमेंट करेंगे। और जब भी आप कफ को इन्फ्लेशन करोगे तो जहां पर आपका सिस्टोलिक यानी कोरटकोप साउंड आना बंद हो जाता है, वहां से आपको जो हायर लेवल पर वहां से आपको 20 mm ऑफ एच को और ज्यादा कफ को इन्फ्लेशन करना होता है। फिर वापस से आपको उसको 2 से लेकर के 3 mm पर सेकेंड। अब आप जब कफ का डिफ्लेशन करोगे तो कफ का डिफ्लेशन आपको ना तो स्पीड से करना है ना आपको स्लोली करना है, आपको कफ का डिफ्लेशन करना पड़ता है। और कफ का डिफ्लेशन करेंगे तो उसके लिए आपको 2 से 3 mm ऑफ एच पर सेकेंड के हिसाब से कफ डिफ्लेशन करना है, यानी कफ का जो बीपी कफ है उसका डिफ्लेशन करोगे, यानी कि मतलब उसका उसमें से हवा जब उससे बाहर रिलीज करोगे, एयर को रिलीज करोगे, तो उसका जो 2 to 3 mm ऑफ एच पर सेकंड के हिसाब से आपको उसमें से डिफ्लेशन कफ का डिफ्लेशन करना होता है। 2 से 3 mm ऑफ एच के हिसाब से पर सेकंड कफ का डिफ्लेशन करना है। और उसके बाद जो फर्स्ट आपको साउंड सुनाई देगा, फर्स्ट साउंड आएगा, वो आपका होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और उसके बाद में जब साउंड आना बंद हो जाए, यानी कि साउंड डिसअपियर हो जाए, साउंड हर्ड होना या सुनाई देना बंद हो जाए, तो आपका फिफ्थ कोरटकोप साउंड आएगा। और फिफ्थ कोरटकोप साउंड का मतलब होता है कि आपका डायस्टोलिक बीपी आ गया, यानी कि जब आपने प्रेशर लगाया था, कप को डिफ्लेशन करने लगे, तो जो फर्स्ट साउंड आया वो आपका फर्स्ट कोरटकोप साउंड कहलाएगा और वो सिस्टोलिक बीपी को बताता है। जबकि बात करें कि उसके बाद धीरे धीरे फिफ्थ नंबर का कोरटकोप साउंड आएगा, और फिफ्थ कोरटकोप साउंड पे आने के बाद आपका जो सुनाई दे रही थी आवाज, जो साउंड आ रही थी, वो डिसअपियर हो जाएगी और उसे फिफ्थ कोरटकोप साउंड के नाम से जानते हैं। और डायस्टोलिक बीपी कहा जाता है, जहां पर आपका फिफ्थ कोरटकोप साउंड आता है, डायस्टोलिक बीपी कहलाती है। इसके बाद में देखते हैं कि आपका जो पल्स प्रेशर होता है, पल्स प्रेशर, सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी और पल्स प्रेशर का जो आपका रेशियो होता है वो कितना होता है। तो सिस्टोलिक बीपी एसबी मतलब सिस्टोलिक बीपी अनुपात या रेशियो डायस्टोलिक बीपी, और ये हो गया आपका पल्स प्रेशर। तो इनका अनुपात क्या होता है, तो इनका अनुपात होता है डायस्टोलिक बीपी होगा 3 रेशियो सिस्टोलिक बीपी 3, डायस्टोलिक बीपी होता है 2, एंड जो पल्स प्रेशर होता है वो आपका 1 देखने को मिलता है, यानी 3, 2 and 1। अब आपने पहले सिस्टोलिक बीपी, क्योंकि सिस्टोलिक बीपी होता है सबसे ज्यादा होता है, डायस्टोलिक बीपी थोड़ा कम होता है, और उसके पल्स प्रेशर उसकी तुलना में एक हिस्सा होगा, यानी कि 3/2/1 आपको पल्स प्रेशर, सिस्टोलिक बीपी, ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और पल्स प्रेशर का जो मेनली जो अनुपात देखने को मिलता है वो इस तरीके से मिलेगा। यानी डायस्टोलिक बीपी हो गया 120 mm ऑफ एच, सिस्टोलिक बीपी हो गया 120 mm ऑफ एच, डायस्टोलिक बीपी हो गया 80 mm ऑफ एच, एंड पल्स प्रेशर हो गया आपका 40 mm ऑफ एच, यानी 120 रेशियो 80 रेशियो 40 mm ऑफ एच देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन अगर घुमाकर पूछ लिया जाए कि पल्स प्रेशर, डायस्टोलिक बीपी एंड सिस्टोलिक बीपी का जो रेशियो होता है वो क्या होगा, तो फिर आपका 1:2, 2:3 हो जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है, इस हिसाब से अपन को
क्वेश्चन डील करना है तो ये आपका पल्स डायस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक बीपी एंड पल्स प्रेशर का जो रेशियो है उसके बारे में अपन ने देख लिया है। अब देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है, अब ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कब कहोगे, यानी कि जो क्लासिफिकेशन होता है ब्लड प्रेशर का उसके बारे में भी डील कर लेते हैं कि आपका जो नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, कब इसको हाइपरटेंशन कहेंगे और कब अपन इसको नॉर्मल बीपी कह सकते हैं। तो ये आपका ब्लड प्रेशर हो गया। ब्लड प्रेशर के बाद में कब आपको नॉर्मल कहना है, कब आप इसको नॉर्मल कहोगे और कब आप इसमें ब्लड प्रेशर को हाई कहोगे, यानी कि सिस्टोलिक बीपी इधर लिख देंगे अपन सिस्टोलिक बीपी एंड इधर में लिख दो डायस्टोलिक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर की मैं बात करूं तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक होगा वो 120 mmHg होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg होगा। अब लेकिन अगर नॉर्मल होता है 120 से 120/80 mmHg यानी 120 से 80 mmHg होता है। लेकिन बात करें कि इसमें प्री हाइपरटेंशन कब कहोगे, प्री हाइपरटेंशन यानी कि हाइपरटेंशन होने से पहले वाली जो कंडीशन होती है जो कि यानी नॉर्मल में काउंट नहीं होगी लेकिन प्री हाइपरटेंशन है, यानी कि अगर कंडीशंस को आपने रिजोल्व नहीं किया है, सोल्व आउट नहीं किया है तो वो आगे चल करके आपके हाइपरटेंशन क्रिएट कर सकती है। तो ऐसी सभी कंडीशंस को प्री हाइपरटेंशन कंडीशन में रखते हैं जिसमें आपका ब्लड प्रेशर होगा वो 120 mmHg से लेकर के 139 mmHg हो जाता है। ये आपकी प्री हाइपरटेंशन होगी सिस्टोलिक में। लेकिन इधर 80 से लेकर के डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 89 mmHg हो जाता है तो प्री हाइपरटेंशन के नाम से जानी जाती है। अब हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन में आपकी फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज में आती है तो हाइपरटेंशन होगा और HTN फर्स्ट, हाइपरटेंशन फर्स्ट होती है। कब कहेंगे, जब आपका ब्लड प्रेशर 140 से लेकर के 159 mmHg के बीच आ जाए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से लेकर के 99 mmHg तक अगर आता है तो इसे हाइपरटेंशन फर्स्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं बात करूं कि हाइपरटेंशन सेकंड, तो हाइपरटेंशन सेकंड में क्या होगा कि जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 160 mmHg चला जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 100 mmHg से ज्यादा हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको नॉर्मल बीपी होता है वो आपका सिस्टोलिक बीपी होगा लेस देन 120 और डायस्टोलिक लेस देन 80 mmHg होता है। लेकिन प्री हाइपरटेंशन कब कहेंगे, जब आपका ब्लड प्रेशर 120 से लेकर के 139 mmHg हो जाए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपका 80 से 89 mmHg हो जाता है तो इसे डायस्टोलिक यानी कि प्री हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। हाइपरटेंशन फर्स्ट में क्या होता है, जब आपका ब्लड प्रेशर 140 से लेकर के 159 mmHg हो जाए सिस्टोलिक वाला और डायस्टोलिक वाला 90 से लेकर 99 mmHg यानी कि 90 to 99 mmHg हो जाए डायस्टोलिक तो उसे हाइपरटेंशन फर्स्ट कहेंगे। जबकि अगर हाइपरटेंशन सेकंड में क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर मोर देन 160 mmHg सिस्टोलिक हो जाएगा एंड मोर देन 100 mmHg आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 100 से ज्यादा है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 से ज्यादा है तो इसे सिस्टोलिक या हाइपरटेंशन सेकंड के नाम से जानते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि हाइपोटेंशन देख लिया तो अब हाइपोटेंशन किसे कहोगे, तो हाइपोटेंशन का मतलब होता है कि जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 mmHg हो जाए यानी 90 से कम अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर चला गया हाइपोटेंशन कहलाएगा। और अगर 60 से कम अगर आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर चला जाता है यानी लेस देन 90 बाई लेस देन 60 mmHg, इस कंडीशन को आपको हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। अब इसमें जब भी अपन टू टाइप के होते हैं, हाइपरटेंशन होता है टू टाइप का होता है। फर्स्ट वाला होता है
आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो हाइपरटेंशन होता है उसका कोज अननोन है, अभी तक उसका कोई कारण का पता नहीं चला है कि किस वजह से होता है। लेकिन जो सेकेंडरी होते हैं, और सेकेंडरी का मतलब होता है कि किसी अदर डिजीज की वजह से अगर कोई हाइपरटेंशन हो रहा है तो उस कंडीशन, वो सभी कंडीशंस को आपको किसमें रखा जाता है, यानी कि अगर किसी और डिजीज की वजह से हाइपरटेंशन होता है तो उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके कॉज नॉन है, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन में आपका डायबिटीज मलाइटिस वाले में इसका हाइपरटेंशन हो गया, या फिर आपका किडनी फेल्योर वाले में अगर हाइपरटेंशन होता है, तो इन सभी कंडीशन, या लीवर फेल्योर वाले में अगर हाइपरटेंशन देखने को मिलता है तो उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन का नाम से कंसीडर किया जाता है। यानी कि जिस जो डिजीज के पीछे या किसी डिजीज की वजह से हुआ है तो उसे हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। अब इसमें कफ यूज करते हैं, जो ब्लड प्रेशर के लिए कफ यूज करेंगे, और जो कफ होता है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, यानी कि जो उसकी विड्थ होगी वो कितनी लेनी है और उसका जो लेंथ होती है वो कितनी लेनी होती है। जो आपकी विड्थ यूज करते हैं, यानी कि जो कफ होता है बीपी का कफ, बीपी कफ की बात करूं तो, और मेनली जो आपका, अब यहाँ पे एक चीज और देख लिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई कई एग्जाम में, छोटी एग्जाम में जैसे सीएचओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका जो बीपी होता है वो किससे मेजर करते हैं। तो बीपी का मेजरमेंट करते हैं वो स्पाइक्मो मैनोमीटर नाम की एक मशीन होती है, उससे बीपी का मेजरमेंट किया जाता है। स्पाइक्मो मैनोमीटर, स्पाइक्मो मैनोमीटर नाम की मशीन से बीपी का मेजरमेंट करते हैं। जो बीपी कफ होता है, और बीपी कफ की जो साइज ली जाती है या उसकी जो लेंथ होती है और विड्थ होती है वो अलग अलग लेते हैं। जो बीपी कफ का विड्थ लेंगे, जो बीपी कफ होता है उसकी जो विड्थ होती है वो आपका 40% होना चाहिए। आर्म का जो सरकमफेरेंस होती है उसका सही मेजरमेंट या एक्यूरेट, आर्म का जो विड्थ होती है 40% होगा। आर्म की जो सरकमफेरेंस होती है उसका आपको 40% लेना है ताकि उसका बीपी का एक्यूरेट मेजरमेंट किया जा सके। और जो लेंथ होती है, कप की लेंथ लेंगे वो 80% होनी चाहिए। 80% आर्म सरकमफेरेंस की 80% आपका लेंथ लेनी है, जबकि विड्थ होती है वो आपका 40% लेनी होती है। अब जो आपका स्पाइक्मो मैनोमीटर होता है, जो कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करने के काम में आता है। और इस स्पाइक्मो मैनोमीटर की मैं खोज या इन्वेंशन की बात करूं तो जो स्पाइक्मो मैनोमीटर का इन्वेंटरी करी थी या इन्वेंशन किया था वो सैमुअल सेल्फ्राइड कार्ल रिटन वॉन बेस्ट ने, यानी कि बहुत बड़ा नाम है। ऐसा लग रहा है कि ये किसी साइंटिस्ट का अकेले का नाम नहीं है, पूरे गांव वालों का मिलकर के एक समूह में नाम रख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही बड़े भाई साहब है जिन्होंने कि आपके बीपी के इंस्ट्रूमेंट की खोज कर दी, तो इसका नाम भी बहुत बड़ा, इसने बहुत बड़ा काम किया तो नाम भी इसका बड़ा रख दिया, और इसका नाम है सैमुअल सेल्फ्राइड कार्ल रिटन वॉन बेस्ट ने आपका ब्लड प्रेशर या उपकरण, यानी कि जो मेजरमेंट होता है स्पाइक्मो मैनोमीटर, उसकी खोज करी थी। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्पाइक्मो मैनोमीटर यूज करते हैं। अब देखिए अपन ब्लड कप, ये आपका बीपी कप हो गया। बीपी कफ आपका अलग अलग एज में अलग अलग इसका मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग तरीके से आपका बीपी कप एक डिसाइडेड किया गया है। तो इसकी जो लेंथ विड्थ होती है, विड्थ और विड्थ आपको सेंटीमीटर में लेनी है, जबकि जो लेंथ है वो भी आपको सेंटीमीटर में देखने को मिलेगी। विड्थ और लेंथ होती है दोनों सेंटीमीटर में लेनी है। इधर में आपको याद रखना है ये वाला पोर्शन, तो ये वाले पोर्शन में न्यूबॉर्न, जो मेनली आपका शुरुआत करते हैं, जो बच्चा नया नया बच्चा पैदा होता है, और नया नया बच्चा जो पैदा होता है उसे न्यूबॉर्न के नाम से जानते हैं। उसके बाद में इन्फेंट होगा, और इन्फेंट होता है वो 1 साल से छोटा, इन्फेंट कहलाता है। इन्फेंट के बाद में आता है आपका चिल्ड्रन आएगा, चिल्ड्रन के बाद में
अडल्ट आएगा। और अडल्ट में भी आपको दो तरीके से ले सकते हैं। अडल्ट की अगर आर्म से लोगे तो उसका विड्थ होगी और लेंथ होगी अलग अलग होगी। और अगर अडल्ट की थाई से लोगे तो अडल्ट की थाई से लोगे तो उसमें आपको अडल्ट में अगर थाई यूज करते हैं अलग देखने को मिलेगी उसकी विड्थ। और अगर आपका बच्चा है तो उसमें अलग देखने को मिलती है। तो न्यूबॉर्न होगा उसमें 3 सेंटीमीटर आपको उसकी विड्थ होनी चाहिए। इन्फेंट में 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चिल्ड्रन में 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अडल्ट में अगर आर्म से ले रहे हैं तो 13 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए आर्म की। और थाई से ले रहे हैं तो 20 सेंटीमीटर इसमें इसकी विड्थ होनी चाहिए। यानी अगर बीपी का आपने उसकी विड्थ लोगे, न्यूबॉर्न में 3 सेंटीमीटर लेना है, उसके बाद में आपका आता है इन्फेंट में 5 सेंटीमीटर लोगे, चाइल्ड में 8, अडल्ट में 12। और जो अडल्ट की आर्म से 13 लेते हैं और अडल्ट की थाई से लेंगे तो 20 सेंटीमीटर यूज करना है। और अगर न्यूबॉर्न होगा 6 लेंगे, इन्फेंट होगा अगर आपका बच्चा है न्यूबॉर्न है तो उसमें 6 सेंटीमीटर यूज करना है। अगर इन्फेंट है तो 15 सेंटीमीटर यूज करेंगे। चिल्ड्रन वाली है तो उसमें 21 सेंटीमीटर वाली लेंथ का यूज करना है कप। और अडल्ट की आर्म से ले रहे हैं तो 30 और अडल्ट की थाई से ले रहे हैं तो 42 सेंटीमीटर इसमें इसका कप यूज करना होता है। कप की लेंथ होती है वो इतनी रखनी होती है। अब आपको देखना है कि एबनॉर्मल रीडिंग कब कब मिल सकती है। अब आपने ब्लड प्रेशर अगर आपने इस साइज के अकॉर्डिंग कफ नहीं लिया है तो आपके ब्लड प्रेशर में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी या ब्लड प्रेशर में एक गड़बड़ी देखने को मिलती है या उसमें एबनॉर्मलिटी है असामान्यता देखने को मिलती है तो उसको नाम दिया जाता है कि आपकी फास्टली या तो ब्लड प्रेशर हाई देखने को मिलेगा या आपका ब्लड प्रेशर फास्टली लो देखने को मिलता है। और इस कंडीशन को नाम दिया जाता है कि ब्लड प्रेशर में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। तो कब कब आपका एबनॉर्मल रीडिंग कब कब आ सकती है तो ब्लड प्रेशर की एबनॉर्मल रीडिंग आपको कब कब देखने को मिल सकती है तो ब्लड प्रेशर में आपको या तो हाईली या तो फाल्सली हाई देखने को मिलेगा या आपको फाल्सली लो देखने को मिल सकता है। या तो ब्लड प्रेशर आपको फाल्सली हाई देखने को मिल सकता है या ब्लड प्रेशर आपको फाल्सली लो देखने को मिल सकता है। तो फाल्सली हाई कब कब देखने को मिलेगा और इसको जानने के लिए समझने के लिए एक ट्रिक है और ट्रिक का नाम है कि बीएसएनएल आपने बहुत यूज किया है। पहले बहुत बीएसएनएल का यूज होता था, आज हाल के फिलहाल में तो इसका यूज कम हो गया है। जियो ने उसका स्थान ले लिया है। लेकिन उससे पहले जो शुरू में जब जियो वगैरह नहीं थे तो सबसे पहले और सबसे पुरानी जो सिम चलती थी वो बीएसएनएल की चलती थी। और आपको उससे याद रखना है ट्रिक के नाम पे आपको बीएसएनएल से आपको फास्टली ये हाई बता देगा। बीएसएनएल आपका बहुत काम की चीज है तो आपको बीएसएनएल सी के नाम से याद रखना है। बी का मतलब हो गया कि अगर आपने जो थाई या आपने जो आर्म यूज करी थी वो बिलो हार्ट लेवल आर्म जो आपने जो आर्म यूज करा था और आर्म यूज किया था ब्लड प्रेशर के लिए वो बिलो हार्ट लेवल यानी कि जो हार्ट का लेवल था उससे अगर आपने नीचे रख दिया हाथ, मान लीजिए आपको हार्ट लेवल पे आपको हाथ को रखना होता है। अगर आपने हार्ट लेवल पर ना रख करके हाथ को ऐसे नीचे डाल दिया तो भी उसमें चांसेस होते हैं कि फास्टली हाई आ सकता है आपका बीपी। या फिर आपने स्लो डिफ्लेट किया है। स्लो डिफ्लेट का मतलब होता है कि आपको नॉर्मली जो डिफ्लेट करना होता है 2 से 3 mmOPG पर सेकंड के हिसाब से करना होता है। लेकिन आप अगर सोना बाबू जानू के चक्कर में लग गए और आप उसको कप को डिफ्लेट करना भूल गए, आप 1 mmOPG पर सेकंड के हिसाब से अगर उसको डिफ्लेट करते हैं तो भी उसमें आपका बीपी होगा वो फास्टली हाई आ सकता है। या फिर आपने नैरो कफ यूज कर लिया, सकरा कफ, नैरो का मतलब होता है सकरा
नैरो कफ यानी सकड़ा कफ अगर आपने यूज किया है तो भी बीपी बढ़ा हुआ आ सकता है, या फिर आपने बांधते टाइम उसको सही से टाइट नहीं बांधा, आप जब बांध रहे थे तो आपकी सोना बाबू जानू का फोन आ गया और उस टाइम पे आप उसके चक्कर में उसको टाइट करना भूल गए और आपने उसको लूज छोड़ दिया, तो भी बीपी बढ़ा हुआ आ सकता है। या फिर आपने क्रॉस ओवर लेग, या फिर आपने जब भी पर्सन का बीपी लिया उस टाइम पे पर्सन अगर लेग की क्रॉस ओवर करके बैठा है, एक दूसरे से क्रॉस करके बैठा है, तो भी आपके चांस है कि उसमें ब्लड प्रेशर हाई आ सकता है। अब जब आपने बीएसएनएल का धमाका देख लिया तो दिवाली के ऑफर पे आप वक्त का भी इंतजार करिए, और इंतजार हमेशा करोगे तो इंतजार का समय का फल मीठा होता है, यानी कि जो आपका इंतजार होता है और इंतजार का फल होता है वो हमेशा मीठा होता है। तो इधर दिवाली पे बीएसएनएल ने धमाका किया, इधर इंतजार या वक्त आपका धमाका करेगा, तो आपको इधर वक्त लेना है। वक्त सभी का आता है और जब वक्त बिगड़ता है तो गूंगे भी बुराई करने लगते हैं, जब लोग बराबरी नहीं कर पाते तो पैरों के नीचे खुदाई करने लगते हैं। तो इधर वक्त का भी नंबर आता है और वक्त हमेशा हर का आता है, हर कुत्ते का दिन आता है, तो ये तो वक्त सभी का आएगा। तो WAQT आपको याद रखना है, और जब आप वक्त को याद रखते हैं तो इसी के साथ साथ आप फास्टली लो कब कब रीडिंग देखने को मिल सकती है, तो आप इसको भी याद रख लोगे। या तो आपने वाइड कप, वहां पे आपने नैरो लिया था, यहाँ पर आपने वाइड कप यूज कर लिया, ज्यादा वाइड चौड़ा कप यूज कर लिया, तो भी बीपी लो आ सकता है। या फिर आपने जो आर्म थी, आर्म बिलो, या फिर आपने आर्म थी उसको अबो रख लिया है, आर्म अबो हार्ट लेवल से अगर आपने हाथ ऊपर उठाकर रखा हुआ है, अगर इस तरीके से आपने बिलो में ना रखकर, जो नॉर्मली इस तरीके से रखना होता है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के दौरान, लेकिन अगर आपने हाथ ऊपर उठाकर रखा हुआ है तो भी आपका ब्लड प्रेशर होगा वो आपका कम देखने को मिल सकता है। यानी कि आर्म अबोव द हार्ट लेवल से ऊपर अगर आपने हाथ रखा है तो वहां पर क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, और जब कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो बीपी भी अपने आप कम हो जाता है। या फिर आपने क्विक उसको डिफ्लेट कर दिया। अब क्विक डिफ्लेट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, मान लीजिए आप इंतजार कर रहे हैं, आपको सोना मोना जानू से मिलने जाना है, तो अगर आपने जल्दी जल्दी के चक्कर में आपने पर्सन का बीपी लिया, आपको लेना है, आपकी मजबूरी है कि पर्सन का बीपी लेना है, लेकिन उधर से बार बार में सोना मोना जानू आपकी फोन कर रही है, तो आप जल्दी के चक्कर में उसको जल्दी जल्दी क्विक डिफ्लेट कर दोगे, और जब क्विक डिफ्लेट करोगे तो उस पर्सन का बीपी आएगा वो फास्टली लो देखने को मिलेगा। या फिर आपने टाइट, उधर तो आपने लूज कप यूज किया था, लेकिन अगर आपने जल्दी जल्दी के चक्कर में टाइट बांध दिया, टाइट कप बांध दिया या टाइट कफ ले लिया, तो भी आपकी रीडिंग आपको फास्टली लो देखने को मिल सकती है। अब एक और क्वेश्चन आता है, ये आपको बीएसएनएल सी यानी बीएसएनएल का धमाका हुआ है दिवाली पे, वो याद रखना है, और इधर फास्टली लो वक्त का इंतजार करना है। तो इसके माध्यम से आपने एक अच्छी ट्रिक के माध्यम से आप कभी नहीं भूलोगे, इस तरीके से आपको याद रखना है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अगर आपको मीन आर्टीरियल प्रेशर निकालना है तो आप कैसे मीन आर्टीरियल प्रेशर को निकालोगे, यानी कि अगर मैप निकालने की बात आती है तो आप ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से कैसे मीन का मेजरमेंट करोगे, या मीन आर्टीरियल प्रेशर। मैप का मतलब होता है MAP, और मैप का मतलब होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर, और मीन आर्टीरियल प्रेशर का मतलब होता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर का, 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी प्लस सिस्टोलिक बीपी अपॉन 3, या फिर इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है 1 बाई डायस्टोलिक बीपी 1/3 पल्स प्रेशर प्लस डायस्टोलिक बीपी। ये जो आपका मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी कि मीन आर्टीरियल प्रेशर, यानी कि जो आर्टरी होती है उसमें मीन में
मीन साइकिल में जो आपका प्रेशर होता है आरटी का, उसे मीन आर्टीरियल प्रेशर के नाम से जानते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी प्लस सिस्टोलिक बीपी अपॉन 3, या फिर आपका 1/3 पल्स प्रेशर प्लस डायस्टोलिक बीपी। अब जो नॉर्मली जो आपका मैप होता है यानी कि मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है वो 93 mm ऑफ Hg देखने को मिलता है, 93.33 mm ऑफ Hg। तो इसको अगर डिजिट 5 से कम है तो उसको नीचे वाली डिजिट में करना है काउंट, अगर डिजिट 5 से ऊपर आती है लास्ट वाली तो उसे आपको ज्यादा बढ़ा करके लिखना होता है। तो ये देखिए अपन इसको सोल्व आउट कर लेते हैं कि 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी, तो 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी का मतलब हो गया 2 को गुणा करना है। आपका डायस्टोलिक बीपी कितना होता है बताइए, तो आपको 80, डायस्टोलिक बीपी 80 से गुणा किया प्लस उसमें आपको जोड़ना होता है सिस्टोलिक बीपी, तो 120 आपने उसमें जोड़ दिया है और डिवाइड करना है आपको 3 से। तो 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी यानी 80 दूनी 160 और 160 प्लस 120 यानी कि ये हो गया टोटल आपका 160, जोड़िए 160 प्लस 120 यानी 280, और 280 में जब आप डिवाइड करोगे 280/3 तो ये आपका आंसर आ जाएगा 93.33 mm ऑफ Hg। अब यानी कि जो मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है वो 93.33 mm ऑफ Hg यानी 93 mm ऑफ Hg होता है। या फिर अपन इससे लगा सकते हैं जो नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो आपका 80 होगा, और आपका 1/3 पल्स प्रेशर यानी पल्स प्रेशर 40 और 40 का 1/3 यानी 13, तो ये हो गया 80 प्लस 13.33 प्लस 80 इज इक्वल टू 93.33। तो ये दोनों ही फॉर्मूले होते हैं जो कि आपका आर्टीरियल प्रेशर, मीन आर्टीरियल प्रेशर या मैप को निकालने के फॉर्मूला होते हैं। 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी प्लस सिस्टोलिक बीपी अपॉन 3, या फिर 1/3 पल्स प्रेशर प्लस डायस्टोलिक बीपी। ये दोनों तरीके से आप मैप निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको मैप का फॉर्मूला पूछ लिया जाए या मैप का निकालने का तरीका पूछा जाए तो आप उसमें आंसर दे सकते हैं आराम से। अब जो स्पाइगमो मैनोमीटर होता है वो कौन कौन से स्पाइगमो मैनोमीटर आपके मार्केट में आते हैं, और मार्केट में जो फर्स्ट स्पाइगमो मैनोमीटर आता है वो आपका मरकरी वाला आएगा। सेकंड में आपका एनेरॉइड आता है, एंड्रॉइड तो आपने खूब सुन रखा है, लेकिन ये एनेरॉइड स्पाइगमो मैनोमीटर है। या फिर आपका थर्ड नंबर पे जो आता है डिजिटल स्पाइगमो मैनोमीटर। स्पाइगमो मैनोमीटर जितना बड़ा आपका स्पाइगमो मैनोमीटर नाम है इतना ही बड़ा इसके आविष्कारक का नाम है सैमुअल सेल्फ्राइड कार्ल रिटन वॉन बेस ने इसकी डिस्कवरी करी थी। मरकरी वाले में आपका मरकरी से भरा हुआ आता है, सबसे एक्यूरेसी वाला आएगा तो मरकरी वाला होता है। एंड्रॉइड वाला आता है जिसमें वो गोल घड़ी वाली सुई होती है, वो एंड्रॉइड वाला है। और डिजिटल वाला होता है जिसमें आप बांध दो, बटन दबा दो सेल से, अपने आप आपका बीपी बता देता है। तो आई होप आपने अच्छी तरीके से इस वीडियो को या इस टॉपिक को, ब्लड प्रेशर को समझने में आपको ये जानकारी आपको अति महत्वपूर्ण आपकी नॉलेज को बढ़ाने के काम आई होगी। तो आई होप मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर टॉपिक समझ में आ गया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। अपन मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द कि कुछ इस तरह से बुन अपनी तकदीर के धागे कि पूरी कायनात को भी झुकना पड़े आपकी जिद के आगे, कि मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर मेरा तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। तो आपका जो सबसे ज्यादा जो आपके बारे में सोचती है वो आपकी माँ होती है, और माँ की आंखों में आपको कभी आंसू नहीं देने हैं। अगर देने हैं तो खुशी के आंसू दीजिए, और जब आएंगे तब आप सिलेक्शन लेकर के जब उनको फर्स्ट सैलरी लाके दोगे, या जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपका जीवन सफल हो जाएगा। उस दिन आपको लगेगा कि रियल में मैंने कुछ
कुछ कर दिखाया है अपने माता पिता के लिए, तो उन माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ जी जान लगा करके मेहनत करते रहिए, सफलता मिलती जाएगी आपको। और आपको नर्सिंग में केवल सिलेक्शन ही नहीं चाहिए, नर्सिंग में आपको एक ऐसा मुकाम बनाना है कि आपका नाम एक इज्जत के साथ और आपका गर्वपूर्वक आपका नाम लिया जा सके। तो उसके लिए आपको सतत जो आपको प्रयास करता रहना है, सतत हमेशा नर्सिंग के क्षेत्र को, उसके क्षेत्र को, उसके लेवल को हमेशा बढ़ाने के लिए, हमेशा अपने आप को या उसके स्तर को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।